नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के इस महत्वपूर्ण सेशन में, जिसमें हम क्लास 11th का भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही हम पढ़ा रहे हैं। खास करके देखिए 11th के स्टूडेंट जो है उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण होने वाला ही है। उसके साथ ही साथ जनरल कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो यूपीएससी का तैयारी का सोच रहे हैं और कहीं बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो बेसिक्स में ये आधार प्रदान करेगा क्लास 11th का ज्योग्राफी जो है। तो क्लास में पूरा बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त करके जाएंगे। ठीक है, तो भूगोल है क्लास 11th का, एनसीईआरटी का पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अध्याय 2 और इसका पहला क्लास है। ठीक है, कौन सा क्लास है इसका? आज पहला क्लास है। संरचना तथा भूआकृति विज्ञान। भारत की संरचना किस प्रकार की है और भूआकृति विज्ञान, भारत का भूआकृति का विज्ञान का इस मतलब इतिहास क्या है, ये बना किस प्रकार का है ना, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करते हुए चलेंगे। तो हमारे साथ बने रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और चलिए हम इसी क्रम में पढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला हमारा है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। क्या सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है इस अध्याय में? तो पढ़ना है सबसे पहले भारत की भू-आकृति बनावट एक नज़र में देखेंगे। ठीक है, कि भारत की भू-आकृति बनावट किस प्रकार का है ना। भारत की भू-आकृति बनावट किस प्रकार का है? पेंजिया से हिमालय निर्माण तक का सफ़र देखेंगे, है ना। पेंजिया क्या है जी? पेंजिया में आखिरकार किस प्रकार से टूट फूट होता है, टूटेगा तो किस प्रकार से वो भारतीय और यूरेशियन प्लेट टकराएगा और हिमालय का निर्माण होगा, वो देखेंगे। भारत की मुख्य 3 भौगोलिक भू आकृति देखेंगे, जो भूविज्ञान वैज्ञानिक के आधार पर 3 भौगोलिक आकृति में बांटा गया भारत को। प्रायद्वीपीय भारत, पर्वतीय भाग और मैदानी भाग। ठीक है, उसका 6 भौगोलिक भू आकृति है जो भारत के मुख्यतः 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो इतना टॉपिक में हम जो सेकेंड चैप्टर जो है उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला हमारा टॉपिक मिलेगा मिलेगा भारत की भू आकृति एक नज़र में। ठीक है, तो भारत की भू आकृति सबसे पहले एक नज़र देख लेते हैं। तो विविधता, भू-आकृति विविधता का देश है भारत, है ना। भू-आकृति विविधता का देश है, यानी कि देखा जाए भारत को उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक का, है ना। यदि देखा जाए उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक का स्थिति अगर देखा जाए तो क्या है जी? विविधताओं से भरा हुआ है। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं झरना है, कहीं तालाब है। ठीक है, भू-आकृति नज़र अगर देखा जाए इधर 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से लेकर के उधर इंदिरा कौल यानी कि लद्दाख तक है, देखा जाए तो क्या क्या मिलेगा हमको भू-आकृति विविधता में। यहाँ से नीलगिरी पर्वत मिल जाएगा जी, उसके बाद नदी घाटी मिल जाएगा। नदी घाटी 3-4 को, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का। नर्मदा ताप्ती जो है भ्रंश घाटी में बहता है, यहाँ 2 पर्वत मिलेगा बीच के भाग में, ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वत। उत्तर की तरफ और बढ़ेंगे तो इधर जो है मरुस्थल भी मिलेगा, फिर मैदानी क्षेत्र मिलेगा, और मैदानी क्षेत्र के बाद जो है उत्तर में जो है वो ठंडा क्षेत्र मिलेगा। तो इस प्रकार का भू-आकृति तो देखेंगे तो इतना प्रकार का विविधता दिखेगा। और वही अगर यहाँ से गौर माता यानी कि गुजरात से हम किविथु तक बढ़ते हैं तो यहाँ भी भू-आकृति विविधता दिखेगा। जैसे गुजरात में कच्छ के रण में जहाँ दलदलीय क्षेत्र है, पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो राजस्थान का मरुस्थल वाला कुछ टच होगा। फिर मध्य प्रदेश में वन वाला क्षेत्र मिलेगा, बिहार का क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र को टच करते हुए दार्जिलिंग का चाय बागान को महसूस करते हुए असम घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है मांझली द्वीप के रूप में, सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, और वही ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिल करके मेघना के साथ विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। वो भू आकृति देखते हुए हम बढ़ेंगे असम घाटी की तरफ, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली द्वीप मिलेगा। उसके बाद पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो घने जंगल और वन मिलेगा। मेघालय का क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होता है, यहाँ 3 को प्रायद्वीपीय पर्वत चोटी भी मिलेगा गारो खासी जयंतिया के रूप में। पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो उच्चावच में फिर से बदलाव आएगा, पूर्वोत्तर पहाड़ी मिलेगा। तो इस प्रकार का भू आकृति संरचना है भारत का, जिसमें कई भौगोलिक विविधताओं से भरा पड़ा है भारत, है ना जी।
सांस्कृतिक और भाषाई विविधता तो है ही भारत में। उत्तर भारत से दक्षिण भारत अगर आप चले जाएंगे तो वो कहते हैं ना, गांव में कहावत है कि कोस कोस के पे पानी बदले और चार कोस पे बानी। ठीक है, तो भारत में यही स्थिति है कि कोस कोस पे पानी का टेस्ट बदल जाएगा और 4-5 कोस पहुंचिएगा यानी कि 15 से 20 किलोमीटर तो बोली बदल जाएगा, है ना। भाषा बदलाव भी हो जाएगा, आप 40-50 से 100 किलोमीटर क्रॉस कीजिएगा तो भाषा में भी बदलाव हो जाएगा। बिहार में देखा जाए तो 3 भाषा, इधर पश्चिम की तरफ भोजपुरी, उत्तर की तरफ मैथिली, दक्षिण की तरफ मगही। तो बिहार में 3 भाषा बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में ही जैसे उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा तो अवध में अवधी, उत्तर प्रदेश के पूरब में देखा जाएगा तो पूरब में भोजपुरी, है ना। और उसके बाद वहीं जो है अवधी, फिर बहुत सारा उत्तर प्रदेश में भी 2-4 लैंग्वेज दिख जाता है, दिल्ली की तरफ जो है वो लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार का सांस्कृतिक विविधता भी दिखता है और भू आकृति विविधता तो आप देख के लिए इसके माध्यम से जो हम चर्चा करते गए। ठीक है, चलिए, तो भारत की भू आकृति ये बेसिकली देख लिए। जहाँ अब देखिएगा भू आकृति में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो क्या है भारत में भू आकृति में, है ना। भू आकृति में पर्वत है ना जी। पर्वत कहाँ पर्वत है, तो उत्तर में हिमालय पर्वत है ना। पूरब में हिमालय का ही भाग है, इधर पूरब में भी हिमालय का भाग है, उत्तर में भी हिमालय का भाग है। विंध्याचल सतपुड़ा है, अरावली पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। तो इतना सारा पर्वत है, इतना भू आकृति पर्वत का है। पर्वत के बाद नदी देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण भारत तक नदी भरा हुआ है। उत्तर भारत में 3 प्रमुख नदियाँ, सिंधु, इधर गंगा, इधर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत में 3 प्रमुख नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। मध्य भारत की 2 प्रमुख नदियाँ, नर्मदा, ताप्ती मिल जाएगी। नदी के बाद मैदान देखेंगे तो नदी घाटी का क्षेत्र मैदान मुख्य रूप से जाना जाता है। उसके अलावा और भी जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र का मैदान भी देख सकते हैं हम। फिर तटीय पर्वत जो देख रहे थे उसके तटीय मैदान भी देख सकते हैं समुद्र के क्षेत्र में, समुद्र के तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार की भू आकृति देख सकते हैं भारत में। यदि नदी घाटी देखा जाए तो इधर सिंधु नदी घाटी मिल जाएगा, गंगा नदी की घाटी मिल जाएगा, असम की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी घाटी मिल जाएगा। फिर इधर नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी मिल जाएगा। ठीक है, और वही देखा जाएगा उच्चावच वगैरह देखा जाएगा तो कहीं दून है, कहीं हिल स्टेशन टाइप का माहौल है, कहीं ज़्यादा वर्षा होता है, कहीं सुखाड़ है। ठीक है, तो भारत का भू आकृति कहीं द्वीप है ना। अब द्वीप देखेंगे, इधर लक्षद्वीप समूह दिखेगा, इधर अंडमान निकोबार द्वीप दिखेगा। ठीक है, पठार भी दिखता है जी भारत में 3 गो, तो ऐसे मुख्य पठार है ना। मध्य भारत का पठार हो गया, फिर ये दक्कन ट्रैप हो गया। फिर मध्य भारत को पठार को ही 2 पार्ट में बांट देते हैं, छोटा नागपुर पठार, मध्यवर्ती उच्च भूमि के रूप में। ठीक है, तो इस रूप में हम देख सकते हैं भू आकृति को, है ना। तो इस रूप में भारत की भू आकृति मोटा मोटी हम देख चुके हैं, भू आकृति विविधता। अब देखिए ये जो भू आकृति विविधता दिखा, ये एक दिन में तो बना नहीं, इसको बनने में कई करोड़ वर्ष लगे हैं, है ना। तो वही करोड़ वर्ष को हम यहाँ पेंजिया से हिमालय निर्माण तक का देख लेंगे, है ना। तो देखिए पेंजिया क्या है और हिमालय निर्माण कैसे होगा। तो सबसे पहले पेंजिया के बारे में जानते हैं ना। तो पेंजिया के बारे में जानेंगे तो एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अब देखिए इस पे हम एक ग्लोब बनाएंगे। ठीक है, इस पे हम एक ग्लोब बनाएंगे, ये बन गया ग्लोब आपका। ग्लोब में अंदर एक और गोला बनाएंगे। अब देखिए ये पृथ्वी है, अगर इसको पृथ्वी मान लिया जाए, अर्थ मान लिया जाए, है ना, अर्थ का क्रस्ट मान लिया जाए, तो इसके पृथ्वी में जो ब्लू वाला जो क्षेत्र बनाए हैं वो संपूर्ण भूमि क्षेत्र जो है वो एक जगह जब जुड़ा हुआ था आज से 200 करोड़ वर्ष पूर्व, उस समय का हम ग्लोब बनाए हैं। ठीक है, आज से 200 करोड़ वर्ष पूर्व क्या था, संपूर्ण भूमि का क्षेत्र जो है वो एक जगह जुड़ा हुआ था। देखिए दिया हुआ, देखिए सब जुड़ा हुआ है ना एक जगह से, तो वही बनाए हैं ब्लू कलर का जो बनाए हैं, सब एक जगह से जुड़ा हुआ था। और इसी को क्या बोलते थे, इसी को बोलते थे पैंजिया, पैंजिया बोलते थे। ठीक है, समुद्र समूचा स्थलीय क्षेत्र को, समूचा जितना 5 महासागर है उसके जलीय क्षेत्र को क्या बोलते थे, तो ये जो जलीय क्षेत्र दिख रहा है इसको पैंथालास, पैंथालास। ठीक है, क्या बोलते थे, पैंजिया और
पैंथालासा। अब देखिए ये पैंजिया जो है वो टूटेगा और टूट करके वो 7 महाद्वीप के रूप में बट जाएगा, ठीक है। तो पैंजिया टूटने का कारण क्या था? तो सबसे पहले टूटने का कारण देखेंगे। अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं था तो इसके बारे में थोड़ा सा कॉपी में नोट कर लेंगे, है कि हम इसको मिटाने वाले हैं, है ना, हम इसको मिटाने वाले हैं। अब हम बताते हैं पैंजिया को टूटने का कारण। तो पृथ्वी जानते होंगे, पृथ्वी क्रस्ट मेंटल कोर से मिल करके बना हुआ है। किस चीज़ से बना हुआ है? सॉरी, पृथ्वी का 3 भाग पढ़े होंगे, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, है ना, और सबसे आंतरिक भाग क्या हो जाएगा? कोर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि क्रस्ट जो है वो सॉलिड है, मेंटल जो है वो लिक्विड अवस्था में, और कोर जो है वो लिक्विड है, लिक्विड ही है लेकिन वो विस्कस फेज में है। क्रस्ट क्या है? सॉलिड है, ठोस है। मेंटल क्या है? लिक्विड है ना। और कोर क्या है जी? आंतरिक कोर क्या है? विस्कस फेज में है, ठीक है, विस्कस फेज में है। विस्कस मतलब अर्ध तरलीय पदार्थ चिपचिपा है। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब हम क्या बोल दिए थे? क्रस्ट मेंटल कोर जो है वो किस प्रकार से है? क्रस्ट सॉलिड है और मेंटल जो है वो लिक्विड है। इसे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा समस्याएं आ गई, ठीक। चलिए, क्या बता रहे थे हम? 3 फेज में क्रस्ट देखें, मेंटल देखें और उसके बाद कोर देखें, ठीक है। तो क्रस्ट के बारे में बोले, क्रस्ट क्या है? सॉलिड है। क्रस्ट के नीचे मेंटल जो है वो लिक्विड है, ठीक है। तो हम 2 चीज़ पे बात करेंगे, क्रस्ट और मेंटल पे। तो आप देखिए, एक एग्जांपल देते हैं। आप पानी देखे होंगे, बर्तन में पानी जब गर्म करते होंगे, नीचे से आग जब लगाते होंगे, जलाते होंगे, तो पानी गर्म होता है तो देखते होंगे बुलबुला निकलते हुए वो पानी जो है वो ऊपर की तरफ आता है ना, ऊपर की तरफ निकलता है जब पानी में उबाल आता है तो, ठीक है। क्यों ऊपर की तरफ आता है? तो आप जानते हैं कि गर्म होने पर कोई भी चीज़ हल्की हो जाती है। तो यहाँ जल हल्का हो गया और ऊपर जल ऊपर चला आया, ठीक है, हल्का हो गया तो ऊपर, नीचे वाला जल गर्म होकर के हल्का हुआ तो ऊपर सरफेस पे चला आया। अब देखिए यही होगा, किनारे वाला जल जो है वो ठंडा रहेगा तो किनारे वाला जल नीचे चला जाएगा, फिर गर्म होगा, फिर नीचे से ऊपर आएगा। मतलब इस प्रकार का क्रिया होगा, ठीक है। इस प्रकार का क्रिया होगा। वो बर्तन में जो केतली में देख रहे थे, बीच से नीचे से पानी ऊपर आएगा और उसके बाद किनारे से नीचे जाएगा। ये क्यों हो रहा था? क्यों हो रहा था जी? तो ताप में अंतर के कारण, है ना, ताप में अंतर के कारण, ताप में अंतर के कारण वो उसमें गति हो रहा था। तो सेम कंडीशंस फुलफिल होगा मेंटल में अपना। आर्थर होम्स का संवहनीय धारा सिद्धांत है, ठीक है। सेम कंडीशन होगा किसमें जी? मेंटल का बात किए, मेंटल में जैसे ये क्रस्ट हो गया, उसके नीचे हम मेंटल बना दिए, ठीक है। मेंटल में लिक्विड में सब जब लिक्विड अवस्था में है, मैग्मा जो है वो आपका लिक्विड अवस्था में है, ठीक है। तो मैग्मा लिक्विड अवस्था में है। अब ये लिक्विड देखेंगे तो ये लिक्विड, कोर तो ज़्यादा गर्म है, ये गर्म ज़्यादा है ना, कोर ज़्यादा गर्म है। तो कोर ज़्यादा गर्म रहेगा तो कोर के तरफ जो लिक्विड रहेगा, मैग्मा जो रहेगा वो ज़्यादा गर्म होगा। ज़्यादा गर्म होगा तो वो ठंडा होगा ना, तो ऊपर आएगा ना, ऊपर आएगा। ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट है ठंडा, ठंडा ऊपर आएगा, क्रस्ट से ठंडा हो जाएगा, वो ये फिर कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो ये मैग्मा में इस प्रकार का, जिस प्रकार से बर्तन में हो रहा था ना पानी मूवमेंट, उसी प्रकार से मैग्मा में भी मूवमेंट की क्रिया होते रहेगा दोनों तरफ से, ठीक है। ऐसे मूवमेंट होते रहेगा। तो अब थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार का मूवमेंट का क्रिया हो रहा है तो ये क्रस्ट में जो है वो दरार आएगा, है ना। देख रहे हैं एक मूवमेंट इस साइड का है और एक मूवमेंट इस साइड का है, तो क्रस्ट जो है वो ब्रेक करेगा और क्रस्ट 2 पार्ट में टूट जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये जो मूवमेंट का क्रिया जो नीचे देखे ना, इसी को बोलते हैं संवहनीय धारा सिद्धांत। क्या बोलते हैं? संवहनीय धारा सिद्धांत, ठीक है। संवहनीय धारा सिद्धांत बोलते हैं जो मूवमेंट का क्रिया हो रहा है जो। इसको दिया कौन था? तो आर्थर होम्स द्वारा दिया गया था, ठीक है। आर्थर होम्स द्वारा दिया गया था संवहनीय धारा सिद्धांत। एक साइंटिस्ट का और नाम याद आएगा, आप थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिएगा तो कौन सा एक और साइंटिस्ट का नाम है, या फिर आपके बुक में मिलेगा।
तो चलिए हम संवहनीय धारा तक चल चुके थे, है ना। अगर आपने नहीं नोट किया था तो वीडियो को पीछे पॉज करके जा कर के नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम अभी क्या बताएं कि ऐसे क्रस्ट है, क्रस्ट में एक इस तरफ से प्रेशर लग रहा है, एक इस तरफ से प्रेशर लग रहा है, तो क्रस्ट बीच से टूटेगा ना, तो टूटेगा तो अब देखिए दोनों तरफ से प्रेशर लगेगा तो बीच से टूटेगा, टूटेगा तो ये क्रस्ट दो पार्ट में हो गया, है ना, दो महाद्वीप के रूप में बदल गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से महाद्वीप का निर्माण हो रहा था, ठीक है। मतलब क्रस्ट टूट रहा था और टूट करके वो अलग अलग पार्ट में बट रहा था। तब देखिए यहाँ पेंजिया में किस प्रकार का विखंडन होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। पेंजिया में किस प्रकार का विखंडन होगा, तो पेंजिया सबसे पहले हम सिर्फ पेंजिया बनाएंगे, पैंथालासा वगैरह नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए बना देते हैं, आप लोग का बात रख लेते हैं। ये पेंजिया बनाए, पेंजिया टूट करके दो पार्ट में बदलेगा सबसे पहले, ठीक है। उत्तर वाले पार्ट को अंगारा लैंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंगारा लैंड। देखिए मेरे पास मार्कर नहीं है तो थोड़ा सा लिखने में थोड़ा समस्या आ रहा है, लेकिन आप सुन करके लिख लेंगे, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड बोलेंगे, गोंडवाना लैंड, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, गोंडवाना लैंड। अब ये टूटेगा कब, 200 मिलियन वर्ष पूर्व, 200 मिलियन, अच्छा ज़्यादा हो गया, एक जो 0 19-20 का फर्क है हटा देते हैं, ठीक है। ज़्यादा हो जाता है जी, करोड़ का फर्क हो जाता है तो 200 मिलियन वर्ष पूर्व पेंजिया में विखंडन होगा, पेंजिया दो पार्ट में टूट जाएगा, उत्तरी वाले पार्ट को अंगारा लैंड, दक्षिण वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए अंगारा लैंड का पार्ट जो रहेगा वो नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, आगे टूटेगा तो अंगारा लैंड से निकलेगा नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, यूरोप और एशिया, ठीक है। यूरेशिया अफ्रीका के उत्तर वाला नॉर्थ वाला क्षेत्र अफ्रीका का, ठीक है। उसके बाद ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड ये सब किसका पार्ट रहेगा, अंगारा लैंड का। फिर से सुन लेंगे, अंगारा लैंड का पार्ट कॉपी में नोट कर लेंगे, कौन रहेगा, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया, यूरोप और एशिया। एशिया भारत को छोड़ करके पूरा, ठीक है, किसका पार्ट रहेगा, अंगारा लैंड का। गोंडवाना लैंड का कौन सा पार्ट रहेगा, तो गोंडवाना लैंड का साउथ अमेरिका हो जाएगा, अफ्रीका का दक्षिण वाला क्षेत्र हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, भारत हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा कौन, गोंडवाना लैंड का पार्ट। आप पीछे से वीडियो पीछे करके फिर से देख लेंगे, हम फिर से रिपीट कर देते हैं। गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन हो जाएगा जी, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा, अफ्रीका के दक्षिण वाला क्षेत्र हो जाएगा, उसके बाद ये अंटार्कटिका का क्षेत्र हो जाएगा, है ना। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का पार्ट हो जाएगा। अब देखिए 200 मिलियन वर्ष पूर्व दो पार्ट में टूटा पेंजिया, अब इसमें फिर से टूटेगा। अब गोंडवाना लैंड टूटेगा, कब टूटेगा, कहे कि हमको भारत बनाना है ना, चलिए तो भारत का निर्माण करते हैं, है ना। तो 80 मिलियन वर्ष पूर्व, 80 मिलियन वर्ष, 80 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, क्या टूटेगा, गोंडवाना लैंड में टूटेगा, गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना लैंड टूटेगा, है ना। और उससे ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है, देखिए यहाँ फोटो दिया हुआ है, 70 मिलियन वर्ष पूर्व, वही 70 से 80 मिलियन वर्ष पूर्व जो है वो टूटेगा और भारत जो है वो उत्तर की तरफ मूव करेगा, है ना। 80 वर्ष पूर्व भारत कहाँ मूव करेगा, उत्तर की तरफ, किससे टूट करके, गोंडवाना लैंड का पार्ट रहेगा भारत जो है, और ऑस्ट्रेलिया, दोनों टूट करके उत्तर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। उत्तर की तरफ मूव करेगा, विषुवत रेखा को जब क्रॉस करेगा तो जानते हैं विषुवत रेखा पर ताप ज़्यादा पड़ेगा, वर्षा ज़्यादा होगा, वर्षा ज़्यादा होगा तो बहुत बड़ा बड़ा पेड़ पौधा उग जाएगा। विषुवत रेखा को और क्रॉस करेगा तो एगो मिलेगा रियूनियन द्वीप, ठीक है। रियूनियन द्वीप जो मेडागास्कर के जस्ट पूरब में, आप वर्ल्ड मैप आपके पास अभी है तो आप देख सकते हैं, मेडागास्कर के जस्ट पूरब में रियूनियन द्वीप, जहाँ से ज्वालामुखी का निरंतर उद्गार होते रहता, तो उसके द्वारा भारत के जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उस पर दरारी उद्भेदन कर दिया जाएगा, और उससे क्या होगा, लावा का दरारी उद्भेदन होना शुरू होगा और उससे दक्कन के पठार का निर्माण होगा, ठीक है। ये कब का वक्त है, तो भारत विषुवत रेखा को क्रॉस करेगा उसके बाद का वक्त है ना, यानी कि 30 से 40 मिलियन ईयर्स से वो। अब देखिए 80 मिलियन ईयर्स से वो गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड से भारत और ऑस्ट्रेलिया अलग होकर के उत्तर की तरफ मूव करेगा। 50 मिलियन वर्ष से एगो ऑस्ट्रेलिया पूरब की तरफ बढ़ जाएगा और भारत उत्तर की तरफ, ठीक है। भारत कहाँ जाएगा, उत्तर की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया पूरब की तरफ बढ़ जाएगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया पूरब की तरफ, भारत उत्तर की तरफ।
अब 30 से 40 मिलियन वर्ष एगो, 30 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व क्या होगा, भारत जो है भारत यूरेशियन प्लेट से टकराएगा। भारत किससे टकराएगा, यूरेशियन प्लेट से टकराएगा। और उसके बाद निर्माण होगा ग्रेट हिमालय का निर्माण होगा। ठीक है, हिमालय का निर्माण होगा कितना मिलियन वर्ष पूर्व, तो 40 मिलियन वर्ष पूर्व भारत का टक्कर होगा किससे, यूरेशियन प्लेट से भारत का टक्कर होगा। और किसका किसका निर्माण होगा, हिमालय का निर्माण होगा यूरेशियन प्लेट से टक्कर के बाद, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। यूरेशियन प्लेट से टक्कर होने के बाद भारत का निर्माण होगा। और भारत के निर्माण होने हिमालय के निर्माण होने के बाद हिमालय का ऊंचाई निरंतर बढ़ेगा। और जब ऊंचाई बढ़ेगा तो क्या होगा जी, ऊंचाई बढ़ेगा तो बर्फ, अरे पर्वत के चोटी पर बर्फ बनेगा ना, बर्फ बनेगा और उसके बाद गर्मियों में पिघलेगा तो उससे छोटी छोटी सरिताएं निकलेगी। और सरिताएं निकल करके वो छोटी छोटी नदियों का निर्माण करेगी। और नदी द्वारा उत्तर भारत के जलोढ़ मैदान का निर्माण होगा, है ना। तो क्या बना, सबसे पहले हिमालय बना भारत का। हिमालय के बाद हिमालय से नदियाँ निकली, तब उत्तर भारत के जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है, जो सबसे नवीनतम भारत का नवीनतम निर्मित स्थलाकृति है। उत्तर भारत का मैदान जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी द्वारा जो बनाया गया है। अब हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि दक्कन के क्षेत्र जो है वहाँ पर ही रियूनियन द्वीप के कुछ ज्वालामुखी द्वारा हॉटस्पॉट, जो वहाँ ज्वालामुखी था उसके द्वारा दरारी उद्भेदन कर दिया जाता है। और दरार के रूप में लावा निकलेगा, है ना। दरार के रूप में, अब जानते होंगे कि लावा जो है दो प्रकार का होता है ना। लावा एक में अम्ल की मात्रा रहता है, सॉरी एक में क्षार की मात्रा कम रहता है, एक ज़्यादा क्षारीय रहता है और एक कम क्षारीय रहता है, जो अम्लीय लावा होता है। ठीक है, जो गाढ़ा लावा रहेगा ना, जो इसको अम्लीय लावा बोलते हैं, उससे पर्वत का निर्माण होगा, है ना। क्या कि उससे कंटिन्यू ऐसे निकलते जाएगा, जमते जाएगा, निकलते जाएगा, जमते जाएगा, निकलते जाएगा, जमते जाएगा, तो शंकुआकार संरचना बना देगा। एक पतला लावा रहेगा, ठीक है, जिसमें सिलिका की मात्रा कम रहेगा, उससे क्या होगा, पानी की तरह दोनों तरफ से बहता जाएगा, दोनों तरफ से बहता जाएगा, दोनों तरफ से बहता जाएगा। तो पतला लावा से क्या बन जाएगा, पठार, है ना। तो दरारी उद्भेदन से किस प्रकार का लावा निकला है, तो पतला लावा निकला है। और वो एक पठार के रूप में ढाल की दिशा में बढ़ा है, जिससे किस चीज़ का निर्माण हो गया है, पठार का निर्माण हो गया है ना। तो ये दक्कन के पठार का निर्माण हो गया, इधर निर्माण हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हो गया। अब भारत के मरुस्थल जो है उसको कहा जाता है कि वो समुद्र का पार्ट है, ताकि उससे कुछ समुद्र का जीवाश्म मिलता है, समुद्री जीवाश्म उससे मिलते हैं, है ना। तो आई होप आपको पेंजिया जो है मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे वीडियो को, पीछे से फिर से पॉज करके फिर से जाके देख लेंगे, तो आपको पूरा एकदम फुल क्लियर हो जाएगा, हम यकीन मानते हैं। अगर उसके बाद भी आपको नहीं क्लियर होता तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, तो हो सकता है हम अलग अलग करके फिर से हम वीडियो अपलोड कर देंगे, है ना। भारत की आप देखिए 3 भौगोलिक आकृति के बारे में पढ़ेंगे अगला क्लास में, भारत के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, उत्तर भारत के मैदान के बारे में, फिर प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, है ना। तो प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं भारत को, उत्तर भारत का मैदान का निर्माण कब हुआ, भारत के प्रमुख पर्वत क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है आने वाला क्लास, है ना। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का क्लास आपका समाप्त होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है।